नमस्कार विद्यार्थियों। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है अभी मुगल आक्रमण। तो मुगल आक्रमण में हम जान रहे हैं महाराणा सांगा के बारे में। तो मुगल आक्रमण का अपना टॉपिक तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया, जिसमें महाराणा सांगा के बारे में हमने काफी कुछ जानकारी तो जान ली है और इससे आगे की जानकारी आज हम देखेंगे। तो अभी हम मुगल आक्रमण में महाराणा सांगा के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। तो कल हमने महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन को जाना, उसके बाद में हमने गुजरात से महाराणा सांगा के संबंध किस प्रकार के थे उस पर चर्चा की। और कल हमने जाना था कि दिल्ली सल्तनत और महाराणा सांगा के बीच में लड़ाई हुई, तो वो लड़ाई क्यों हुई, उसके परिणाम क्या निकले, वो जानकारी भी कम हमने जान ली थी। आज अपना जो टॉपिक है वो महाराणा सांगा में आज हम जानेंगे मालवा से संबंध। महाराणा सांगा का जो अपना टॉपिक है यानी महाराणा सांगा के बारे में हम जो जान रहे हैं उसमें 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। एक तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, एक गुजरात के साथ शत्रुता और एक दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष। वो जानकारियां अपनी कंप्लीट हो गई। अभी हम महाराणा सांगा में अपना जो नया टॉपिक नई जानकारी जानेंगे वो जानेंगे मालवा से संबंध। मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा का मालवा के शासक से किस प्रकार के संबंध थे, उन संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले एक बार सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि सभी विद्यार्थी जो ये क्लासें लेते हैं ऑनलाइन क्लासें गुरु सागर एकेडमी विद्यालय की तरफ से, ये विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें कि आप क्लासें रेगुलर लें, रोजाना लें और क्लास को पूरी देखें। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक दिन क्लास ले लेते हैं, 2 दिन क्लास नहीं लेते, उसके बाद फिर क्लास ले लेते हैं। तो इस प्रकार से क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। आप रेगुलर क्लास लोगे तभी आपका ऑनलाइन क्लास लेने में मतलब निकलेगा। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई में काफी नुकसान हुआ है। विद्यालय प्रशासन ने बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करके, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके आपके लिए ये ऐसी व्यवस्थाएं की, और फिर भी यदि आप क्लासें नहीं लेते हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही गलत होगा। ये आपके विद्यार्थी होने के लक्षण नहीं है। तो आप रोजाना क्लास लें। आपके जो अन्य साथी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को भी क्लास लेने के लिए प्रेरित करें और क्लास को पूरी लें। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो क्लास स्टार्ट तो कर देते हैं, थोड़ा बहुत 2-5 मिनट का देखते हैं, उसके बाद में क्लास को छोड़ देते हैं या कोई अन्य गेम वगैरह ऐसा कुछ करने लग जाते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है। आप जो क्लास ले रहे हो उसको पूरी देखो, तभी उस क्लास का आपका मतलब निकलेगा। हो सकता है आप जो शुरुआत में जाने वो तो मात्र 1% ही था, 99% तो पीछे रह गया। तो आप पूरी क्लास को लें, इस बात का सब विद्यार्थी ध्यान दें। जो भी विषय की आपकी क्लास लग रही है सारे विषयों को आप रेगुलर लें और पूरी क्लास लें आप। अब आप क्लास में ध्यान दो आगे। तो अपना जो टॉपिक है महाराणा सांगा का, उसमें आज हम जानेंगे मालवा से संबंध। तो मालवा कहाँ पर है ये आपको स्थिति पहले बता दी थी मैंने, लेकिन एक बार फिर देखते हैं अपन। अपने राजस्थान में मेवाड़ राज्य है, उस मेवाड़ राज्य के दक्षिण पूर्व में यानी मेवाड़ के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर है मालवा राज्य, यानी मालवा राज्य यहाँ पर है। अब मालवा राज्य आधुनिक समय में हम बात करें तो आधुनिक समय में मध्य प्रदेश का नाम आपने सुना है खूब। तो ये जो मध्य प्रदेश नाम का राज्य है ना आज के टाइम, इसी को पुराने टाइम में मालवा राज्य कहते थे। तो आज के समय जो मध्य प्रदेश है वही पहले मालवा था। तो मालवा की स्थिति आप सबको पता है, मालवा कहाँ पर था। तो इस मालवा राज्य और मेवाड़ राज्य के राजा राणा सांगा के बीच कैसे संबंध थे, उन संबंधों पर हम चर्चा करते हैं। तो संबंधों की बात आपको बता देता हूं शुरू में। राणा सांगा और मालवा के शासक के बीच जो संबंध थे ना वो थे शत्रुता के संबंध। लेकिन एक विचित्र घटना,
शत्रुता थी और बाद में मित्रता भी हो गई। तो ये एक विचित्र संबंध था मालवा और मेवाड़ के बीच में। मेवाड़ राज्य और मालवा के बीच में पहले तो थी शत्रुता और बाद में हो गई मित्रता। पहले तो शत्रुता थी और बाद में मित्रता हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध थे। अब शत्रुता क्यों थी, मित्रता कैसे हो गई, ये हम जानते हैं आगे। तो मेवाड़ राज्य का जो राजा था वो तो था महाराणा सांगा, और मालवा का जो राजा था वो था उस समय पर महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी भी कौन सा, द्वितीय वाला। ध्यान दो, मालवा पर महमूद खिलजी नाम के दो राजा हुए हैं। एक तो हुआ था महाराणा कुंभा के टाइम पर, उसको कहते थे महमूद खिलजी, केवल महमूद खिलजी कहते थे उसको। और एक हुआ महमूद खिलजी राणा सांगा के टाइम पर। अब महमूद खिलजी नाम के दो गए ना, तो इसको पहचानने के लिए इसके आगे क्या लग गया, द्वितीय। तो ये था महमूद खिलजी द्वितीय। अब आप जानो, महाराणा कुंभा के टाइम से ही महमूद खिलजियों का जो मुस्लिम राज्य था उसको समाप्त कर दिया गया था मालवा में। यानी मालवा में महमूद खिलजी को हरा दिया गया था, उसको निकाल दिया गया था। यानी मालवा पर मुस्लिम जो वंश चल रहा था ना, उसको रोक दिया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था एक तरह से। तो राणा सांगा के समय आते आते ये महमूद खिलजी द्वितीय गद्दी पर नहीं बैठा हुआ था। मालवा की जो गद्दी थी उस गद्दी पर कोई हिंदू राजा बैठे हुए थे, महमूद खिलजी उस गद्दी पर नहीं बैठा हुआ था। तो इस महमूद खिलजी का एक मित्र था जिसका नाम था मेंदीन राय। इस महमूद खिलजी का मित्र था मेदिनी राय। मेदिनी राय नाम का एक हिंदू सैनिक था, या हिंदू मंत्री बोल सकते हो आप इसको। मेदिनी राय नाम का एक हिंदू मंत्री था। यह मंत्री किसका था, महमूद खिलजी का था। तो इस मेदिनी राय के पास खुद के पास भी एक सेना थी। तो इस मेदिनी राय ने क्या किया, अपनी सेना की मदद से जो मालवा पर हिंदू राजा राज्य कर रहे थे उनको हटाकर इस महमूद खिलजी को वहां का राजा बनवा दिया। यानी महमूद खिलजी द्वितीय इस मेदिनी राय की सहायता से मालवा की गद्दी पर बैठ गया। तो मालवा की गद्दी पर महमूद खिलजी द्वितीय बैठ गया मेदिनी राय की सहायता से, यानी इस मेदिनी राय की सहायता से। अब इसकी सहायता से गद्दी पर बैठा, तो महमूद खिलजी द्वितीय ने गद्दी पर बैठते ही मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, यानी अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया इसने, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री रहते रहते ही मेदिनी राय ने क्या किया, अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी। मेदिनी राय की सोच ये बन गई कि मैं प्रधानमंत्री क्यों रहूं, मैं इस महमूद खिलजी को हटाकर खुद ही मालवा का राजा क्यों नहीं बन जाता हूं, ये मेरे सहयोग से ही तो बना था। तो मेदिनी राय ने अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मेदिनी राय की बढ़ती शक्ति को देखकर किनको ईर्ष्या होने लगी, मुस्लिम अमीरों को। जो मुस्लिम अमीर थे ना, मुस्लिम अमीरों को ईर्ष्या होने लग गई। मेदिनी राय की बढ़ती शक्ति को देखकर महमूद खिलजी के जो मुस्लिम अमीर थे उनको ईर्ष्या होने लग गई। मुस्लिम अमीरों ने ईर्ष्या होने के कारण महमूद खिलजी के कान भरने शुरू कर दिए। महमूद खिलजी को वो भड़काने लग गए मेदिनी राय के खिलाफ कि मेदिनी राय तो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, वो अपनी शक्ति बढ़ाकर एक दिन तुझे गद्दी से हटा देगा। इस प्रकार से इस महमूद खिलजी के कान कौन भरने लग गए, मुस्लिम अमीर भरने लग गए।
अब महमूद खिलजी भड़कावे में आ भी गया, भड़कावे में आ गया तो महमूद खिलजी ने क्या किया, इस मेंदिनी राय को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया, मेंदिनी राय को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया तो मेंदिनी राय चला गया राणा सांगा के पास में। जब मेंदिनी राय को मालवा के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया तो मेंदिनी राय महाराणा सांगा के पास सहायता के लिए चला गया। महाराणा सांगा ने इसकी सहायता करने का वचन दिया और महाराणा सांगा स्वयं एक बड़ी सेना लेकर मेंदिनी राय की सहायता के लिए महमूद खिलजी से युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अब युद्ध लड़ने के लिए आ गया तो उधर से महमूद खिलजी को पता चला तो वो भी सेना लेकर चल दिया। अब दोनों सेनाओं का जो टकराव हुआ वो टकराव कहां पर हुआ, दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। महमूद खिलजी की सेना और राणा सांगा की सेना, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या है, वो कारण आपको पता है, मेंदिनी राय है। मेंदिनी राय की सहायता के लिए ही राणा सांगा इससे युद्ध करने के लिए आता है। दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई तो जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम क्या था, उस युद्ध का नाम था गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध। गागरोन नाम का स्थान था, उस गागरोन नाम के स्थान पर दोनों सेनाएं लड़ी तो उसको कहते हैं गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध कब हुआ, 1519 में हुआ, 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा जीत गया भाई, इस युद्ध में महाराणा सांगा जीत गया। महाराणा सांगा वीर योद्धा था, सेना भी काफी बड़ी थी, इसलिए राणा सांगा को कोई हरा नहीं सकता था। गुजरात के शासक, दिल्ली के शासक और भी बड़े बड़े राजा राणा सांगा से लोहा ले चुके थे, हर बार हारते ही थे। तो राणा सांगा से महमूद खिलजी भी कहाँ जीतने वाला था, महमूद खिलजी राणा सांगा से हार गया, राणा सांगा की जीत हो गई गागरोन के युद्ध में जो 1519 में हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ, इस महमूद खिलजी का बेटा था जिसका नाम था आजम खां, पुत्र का नाम था आसफ खां। ये आसफ खां मारा गया। इस युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय का पुत्र था आसफ खां जो मारा गया, ठीक है। और इस महमूद खिलजी को भी बंदी बना लिया गया, महमूद खिलजी को भी बंदी बना लिया गया। इस महमूद खिलजी को भी राणा सांगा ने बंदी बना लिया और राणा सांगा महमूद खिलजी को बंदी बनाकर ले गया चित्तौड़गढ़ के किले में। चित्तौड़गढ़ के किले में इसको बंद कर दिया और इसको लगभग 3 महीने तक, यानी 3 माह तक इसको बंदी बना के रखा वहां पर। चित्तौड़गढ़ के किले में महमूद खिलजी को 3 माह तक बंदी बना के रखा। लेकिन एक बार कुछ कारण हुआ जिसकी वजह से राणा सांगा थोड़े प्रसन्न हो गए इससे। और राणा सांगा क्या उदार दिल के भी व्यक्ति थे, उदार स्वभाव था इनका। तो 3 महीने बंदी बनाने के बाद में राणा सांगा ने महमूद खिलजी को मुक्त कर दिया, वापस छोड़ दिया इसको कि जा तू वापस से मालवा पर अपना राज कर, तुझे मैं मुक्त करता हूँ। तो महमूद खिलजी को राणा सांगा ने 3 माह बंदी बनाने के बाद में आजाद कर दिया और इसको आधा मालवा भी दे दिया। आधा मालवा तो खुद के पास रख लिया राणा सांगा ने, युद्ध में जीता था तो आधा मालवा तो खुद के पास रख लिया और आधा मालवा महमूद खिलजी को वापस लौटा दिया। अब इस बात से महमूद खिलजी भी प्रसन्न हो गया कि मुझे बंदी बना लिया और मुझे मारा नहीं, मुझे मुक्त कर दिया, आधा मालवा और दे दिया। तो इस बात से वो राणा सांगा से प्रसन्न हो गया। राणा सांगा की इस उदारता को देखकर दोनों के बीच में मित्रता हो गई। तो राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच पहले शत्रुता थी, ये युद्ध भी हुआ, लेकिन बाद में जब राणा सांगा ने इसको मुक्त कर दिया, इसको मारा नहीं, तो दोनों के बीच में मित्रता भी हो गई। तो ये संबंध अपना क्लियर हो गया है कि मालवा से राणा सांगा के संबंध कैसे थे। तो संबंधों में हमने जाना, पहले शत्रुता का संबंध था, क्यों था, कारण क्लियर हो गया। और बाद में मित्रता हो गई, तो मित्रता क्यों हुई वो भी अपना क्लियर हो गया है। तो राणा सांगा का ये वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट है। अब हम राणा सांगा के अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो राणा सांगा का अपना अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक है राणा सांगा का बाबर व राणा सांगा के मध्य संघर्ष। ये टॉपिक आ गया है अब अपना बाबर और राणा सांगा के मध्य संघर्ष। तो अपना जो मेन पॉइंट था मुगल आक्रमण, वो पॉइंट तो अब आया है अपना, क्योंकि यहाँ पर ये जो बाबर आ गया है ना, ये बाबर क्या है, मुगल शासक है, मुगल शासक, ठीक है। और राणा सांगा के बारे में आप जानते हो, मेवाड़ का हिंदू राजा। तो अपना जो टॉपिक था मुगल आक्रमण, यहाँ हम पढ़ क्या रहे थे कि राणा सांगा के टाइम मुगलों का आक्रमण हुआ, इसीलिए तो राणा सांगा के बारे में हम पढ़ रहे थे मुगल आक्रमण वाले टॉपिक में। तो अब तक हमने राणा सांगा की एक प्रारंभिक सी बातें पढ़ी कि राणा सांगा आसपास के क्षेत्रों से कैसा संबंध था। अपना जो मूल टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, वो अब स्टार्ट हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि मुगल शासक बाबर और राणा सांगा के बीच संघर्ष हुआ, उस संघर्ष की पूरी कहानी को अब हम पढ़ेंगे। तो पहले एक बार बाबर के बारे में हम जान लेते हैं। वैसे तो बाबर के बारे में हम पहले जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखते हैं अपन। बाबर एक मुगल शासक था। मुगल कौन थे ये आप सब जानते हो। तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। भारत में मुगल वंश की नींव किसने डाली, बाबर ने डाली। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में लड़े कौन कौन थे, बाबर लड़ा था, वर्सेस इब्राहिम लोदी लड़ा था। इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा था, दिल्ली का सुल्तान था, आप सबको पता है। वैसे जानकारी हम पहले देख चुके हैं, लेकिन एक बार स्मरण के लिए वापस देख रहे हैं। तो देखो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, लोदी वंश का राजा था, और बाबर का आपको पता है मुगल वंश का राजा था। मुगल वंश विदेशी वंश है, यानी विश्व में जो मध्य एशिया है वहां मंगोल जाति रहती थी, उस मंगोल जाति से संबंधित था ये मुगल वंश। तो बाबर विदेशी था। बाबर अपने मूल क्षेत्र फरगना में तो स्थायी शासन की शुरुआत नहीं कर पाया था, तो उसने भारत पर आक्रमण किया स्थायी शासन की शुरुआत करने के लिए। तो बाबर ने डायरेक्ट आक्रमण किस पे किया, इब्राहिम लोदी पर किया, जो दिल्ली का सुल्तान था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1526 में। इस युद्ध में बाबर जीत गया। जीतते ही इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दिया गया और बाबर ने दिल्ली में अधिकार करके भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी, ठीक है। तो बाबर दिल्ली का शासक बन गया। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम ये निकला कि इब्राहिम लोदी तो हट गया, उसका तो मामला समाप्त हो गया। दिल्ली पर मुगल वंश नाम का एक नया वंश शुरू हो गया। भारत में मुगल वंश की नींव डल गई और दिल्ली का राजा कौन बन गया, बाबर बन गया। अब दिल्ली का राजा बाबर है और इधर मेवाड़ का राजा राणा सांगा है। इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। तो इन दोनों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, उसके कारण जानते हैं अपन। दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, उसके कारण जानते हैं। दिल्ली का राजा बाबर जो मुगल शासक था और मेवाड़ का राजा राणा सांगा, उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष के कारण क्या थे, वो कारण तो मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के हिंदू राजा राणा सांगा के बीच में जो संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, इसके कारण क्या थे, वो कारणों पर हम चर्चा करते हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुए, उस युद्ध के कारण क्या थे। तो हम कारण देखते हैं एक बार। ये प्रश्न भी बनता है, राणा सांगा और बाबर के मध्य हुए युद्ध के कारण बताओ। तो कारण हम जान लेते हैं। पहला कारण जानते हैं हम। पहला कारण है, पॉइंटों के द्वारा कारण बता रहा हूं मैं आपको, और वो पॉइंटों के द्वारा ही आपको याद रखने हैं। उसके अंदर फिर जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना है आपको। देखो
कारण, पहला कारण था राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाना। पहला कारण था इस युद्ध का, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसका पहला कारण क्या था? राणा सांगा पर वचनभंग का आरोप लगाना। अब इसके अंदर जान लो, अंदर की मामला क्या है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, आत्मकथा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। बाबर ने स्वयं की आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम क्या लिखा उसने? तुजुक ए बाबरी। और ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है, तुर्की भाषा। ये जो बातें आपको बताई जा रही है, यहां से छोटे प्रश्न बनते हैं तो आप इन पर भी ध्यान रखना। पूछ लिया जाए कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए बाबरी। इस तुजुक ए बाबरी में बाबर ने क्या लिखा? बाबर ने लिखा कि जब मैं दिल्ली पर आक्रमण कर रहा था उस टाइम राणा सांगा मेरे पास आया काबुल में था उस टाइम पर मैं। तुजुक ए बाबरी के अनुसार बताया जा रहा है, आपको ध्यान रखना। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने क्या लिखा कि मैं काबुल में था, मेरे पास राणा सांगा आया और राणा सांगा ने मुझसे कहा कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो और इस आक्रमण में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यानी राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और ये कहा कि मैं आपकी इस युद्ध में सहायता करूंगा। यानी आप दिल्ली पर आक्रमण करना और मैं इधर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तो आगरा पर आक्रमण करके मेरी सहायता करने के लिए राणा सांगा ने मुझे कहा था। लेकिन 1526 में जब मैंने दिल्ली पर आक्रमण किया तो राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया। यानी राणा सांगा ने जो वचन दिया था, कौन सा वचन दिया था? राणा सांगा ने वचन दिया था आगरा पर आक्रमण करने का, आक्रमण करने का। यानी जब दिल्ली पर आक्रमण होगा बाबर का, उस टाइम राणा सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा, ऐसा वचन राणा सांगा ने बाबर को दिया था। लेकिन जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया, तो आगरा को भी मुझे ही जीतना पड़ा। तो राणा सांगा ने जो वचन दिया था वो वचन उसने नहीं निभाया, अपने वचन को भंग कर दिया। ऐसा आरोप बाबर ने राणा सांगा पर लगाया। तो इस आरोप की वजह से बाबर क्रोधित हुआ और उस क्रोध की वजह से उसने इसके साथ लड़ाई लड़ी। तो पहला कारण क्लियर हुआ अपना। लेकिन अब ये तो कारण बता दिया गया बाबर के अनुसार, लेकिन अब हम अपने खुद के विवेक से सोचते हैं इस बात को कि क्या ये कारण सही है। तो हम जब खुद के हिसाब से सोचते हैं तो हमें पता है, हमने राणा सांगा के बारे में पहले जाना कि राणा सांगा स्वयं वीर योद्धा था, अब तक किसी भी युद्ध में हारा नहीं था। दिल्ली का जो राजा था वो उस टाइम कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी को 1517 में 1518 में स्वयं सांगा ने 2 बार हराया था। 1517 में तो खातौली के युद्ध में और 1518 में बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। तो राणा सांगा स्वयं ही इब्राहिम लोदी को हरा सकता था, वो बाबर के पास सहायता के लिए क्यों जाएगा? बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित क्यों करेगा? क्योंकि राणा सांगा में खुद में ही क्षमता थी, वो खुद ही इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, वो हरा सकता था। तो बाबर ने जो बात लिखी है कि मुझे आमंत्रित करता है, मुझे वचन देता है, ये चीजें सत्य सिद्ध नहीं होती। बहुत सारे इतिहासकार है भारत के जो इस कारण को सत्य नहीं मानते, लेकिन हम इस दृष्टि से देखें, इस तुजुक ए बाबरी की दृष्टि से देखें तो ये कारण भी सामने आता है। तो आपको परीक्षा में कारण भी बताना पड़ेगा, इस कारण को याद रखना है आपको। सत्य है या नहीं इस पर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन ये कारण है और ये याद रखना है अपने को। आगे देखो दूसरा कारण,
इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसका दूसरा कारण है दोनों की महत्वाकांक्षा, दोनों की महत्वाकांक्षा में टकराव, यह है दूसरा कारण। इन दोनों के बीच युद्ध का जो दूसरा कारण है वो है दोनों की महत्वाकांक्षा में टकराव। यानी इसको हम अगर दूसरे रूप में समझें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। दो तलवारें नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तो देखो, बाबर भारत पर आया था और वो संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था। दिल्ली पर तो उसने अधिकार कर लिया, लेकिन वो दिल्ली पर अधिकार से संतुष्ट नहीं था। वो संपूर्ण भारत के क्षेत्र को जीतना चाहता था और पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। ये थी बाबर की सोच, यानी वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, पूरे भारत में अपना अधिकार करना चाहता था। इधर था राणा सांगा जो खुद एक मजबूत राजा था, आसपास के क्षेत्रों को जीत रहा था। तो उसकी भी सोच क्या थी, मैंने जो क्षेत्र दिल्ली उस पर अधिकार करना। मेवाड़ का तो मैं राजा हूँ और छोटे मोटे राज्य भी मैंने जीत लिए, लेकिन मेरा अधिकार कहाँ होना चाहिए, दिल्ली पर होना चाहिए। ये सोच किसकी थी, राणा सांगा की। तो राणा सांगा दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और इधर बाबर पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था। तो दोनों की महत्वाकांक्षा बढ़ी है, तो दोनों के बीच तो लड़ाई हो गई। तो इस महत्वाकांक्षा की वजह से दोनों के बीच लड़ाई हुई। बाबर पूरे भारत पर अधिकार चाहता था तो उसको राणा सांगा को हराना पड़ेगा, क्योंकि राणा सांगा ही तो वो चीज थी जो उस टाइम संपूर्ण भारत में एक सबसे प्रमुख राजा था। राणा सांगा को हराए बिना तो बाबर का जो सपना है वो 1% भी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि राणा सांगा उस टाइम पूरे हिंदू धर्म का संपूर्ण भारत में एक मजबूत राजा था। उसको हराए बिना बाबर एक छोटे से किले पर भी अधिकार नहीं कर सकता था। तो इसलिए राणा सांगा को हराना उसके लिए जरूरी हो गया। और उधर राणा सांगा को भी यदि दिल्ली पर अधिकार करना है तो बाबर को हराना पड़ेगा। इन दोनों महत्वाकांक्षाओं के चलते दोनों के बीच में बाद में लड़ाई हुई। यानी हम कह सकते हैं कि एक म्यान यानी कि एक भारत में बाबर और राणा सांगा जैसे दो राजा नहीं रह सकते थे, इस कारण से भी लड़ाई। आगे देखो, तीसरा कारण है अपना दोनों के बीच में संघर्ष का जो तीसरा कारण है वो है राजपूत अफगान मैत्री। मैत्री मतलब मित्रता। यह है तीसरा कारण, राजपूत अफगान मैत्री। दोनों के बीच लड़ाई का तीसरा कारण है राजपूत अफगान मैत्री। राजपूत कौन था, राणा सांगा। राणा सांगा राजपूत था। और अफगान कौन था, अफगान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 2 बार हराया था, तो इब्राहिम लोदी इसके बीच तो शत्रुता थी। बाद में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने भी हरा दिया, तो इब्राहिम लोदी तो समाप्त हो गया था। इब्राहिम लोदी का पुत्र था महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का पुत्र था महमूद लोदी। और एक अफगान सरदार था, अफगान सरदार था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। देखो, इब्राहिम लोदी तो पानीपत के प्रथम युद्ध में समाप्त हो गया था, उसका पुत्र था महमूद लोदी जिंदा था। और एक अफगान सरदार था। अफगान भी मुसलमान ही, ध्यान रखना, जैसे मुसलमानों की एक शाखा तुर्क है, एक शाखा मुगल है, उसी प्रकार अफगान भी मुसलमान ही थे। तो अफगानों में इसका पुत्र था महमूद लोदी और अफगान सरदार था हसन खां मेवाती, दोनों जिंदा थे। और ये दोनों
इब्राहिम लोदी की हार का बदला किससे लेना चाहते थे? बाबर से लेना चाहते थे, क्योंकि इसके पिता को बाबर ने मारा और ये अफगान सरदार था, तो इब्राहिम लोदी भी अफगानी था, तो अफगानी राजा को उसने हराया, इसलिए हसन खान मेवाती भी बाबर से बदला लेना चाहता था, यानी दोनों बाबर से बदला लेना चाहते थे। अब दोनों खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए दोनों ने सहायता किसकी ली? राणा सांगा की ली, क्योंकि इन दोनों को पता था कि राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध निश्चित है, तो हम राणा सांगा से मिल जाते हैं ताकि राणा सांगा की सेना और थोड़ी मजबूत हो जाए और उधर बाबर को समाप्त कर दिया जाए, तो हमारा लक्ष्य भी पूरा हो। तो ये दोनों बाबर को हराना चाहते थे, इस वजह से राणा सांगा से मिल गए। तो राणा सांगा और अफगानों के बीच ही, अफगान थे, ये भी अफगानी था, ये भी अफगानी था, तो अफगानों के बीच में और राणा सांगा के बीच में मित्रता हो गई बाबर के खिलाफ। अब इस बात से बाबर चिंतित हो गया, क्योंकि उधर राणा सांगा की शक्ति बढ़ती जा रही थी और बाबर को हराना था उसको, तो राजपूत और अफगानों के बीच में जो मित्रता हुई, इस मित्रता से बाबर को काफी दिक्कत हो रही थी। इसीलिए फिर बाबर ने सोच लिया कि राणा सांगा को समाप्त करना है कैसे भी करके, नहीं तो ये आगे दिक्कत पैदा कर देगा। तो ये तीसरा कारण था, राजपूत अफगान मैत्री तीसरा कारण था इन दोनों के बीच में लड़ाई का। अब अंतिम कारण और देख लेते हैं अपन, चौथा कारण। चौथा कारण था राणा सांगा द्वारा दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार करना। तो जो चौथा कारण है, इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझ गए होंगे कि राणा सांगा धीरे धीरे करके दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार करता जा रहा था। राणा सांगा स्वयं मजबूत राजा था, बहुत सारे राजाओं को उसने हराया था। राणा सांगा की सोच क्या थी? दिल्ली जैसी मुख्य गद्दी पर बैठना, दिल्ली पर अधिकार करना। तो राणा सांगा धीरे धीरे करके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करता जा रहा था। दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों को राणा सांगा ने जीत लिया था, तो दिल्ली का साम्राज्य तो छोटा सा रह गया था, दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्रों पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया था। अब इस बात से बाबर चिंतित था, क्योंकि बाबर दिल्ली का राजा बन चुका था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाबर के क्षेत्रों पर राणा सांगा धीरे धीरे अधिकार करता जा रहा था। इस बात से बाबर नाराज हुआ और